स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो चल रही है हमारी, उसमें सेकंड लेक्चर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, एक डिटेल्ड डिस्कस था वो। सेम टाइप में ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ये लेक्चर है, एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी सीरीज का सेकंड लेक्चर। वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, तो वैसे ही पार्ट 5 में भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी बताया गया है। Part 5 of the Constitution of India also discusses about the office of the Vice President of India. Vice President has the second highest office in the country. First highest कौन सा हुआ? President of India का ऑफिस फर्स्ट हाईएस्ट होता है और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है कंट्री में। आर्टिकल 63 मेंशन करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हैं श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट की तरह ही वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। हम लोग पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनका इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। There is no direct election for the Vice President of India. However, she is indirectly elected by an electoral college. जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वैसे ही इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। Election process is quite similar to that of the President of India, but the electoral college that elects president is different from the electoral college responsible for the election of the Vice President of India. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है दोनों के लिए डिफरेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के टर्म में अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो उनकी इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते थे पार्लियामेंट के या लोकसभा या लोकसभा में तो होते नहीं है, राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। जो स्टेट्स के एमएलएज हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज हैं, मेंबर्स हैं, वो वोट करते थे, वो भी इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। यहाँ पर स्टेट के जो असेंबलीज हैं या काउंसिल्स हैं, एमएलए या एमएलसीज जो हैं, वो यहाँ पर वोट नहीं करते हैं। एमएलसीज तो प्रेसिडेंट के केस में भी वोट नहीं करते थे, लेकिन एमएलएज करते थे, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में दो तरह की हाउस होते हैं, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक काउंसिल। सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कमेंट करके बताइए किस किस स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और आगे क्या है इसमें, और जो यूनियन टेरिटरीज के जो दो यूनियन टेरिटरीज की बात करी थी हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, आपका दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो वोट करते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलए हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी वोट नहीं करते हैं। तो अब क्या इलेक्टोरल कॉलेज में कौन रह गया? सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, लोकसभा के हो और राज्यसभा के, दोनों के सारे मेंबर्स जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, वो सब वोट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
The election of a person as vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. Existence of any vacancy among the members of the electoral college. अब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसे चैलेंज नहीं किया सकता इस ग्राउंड पर कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, कोई एब्सेंस है, कोई एब्सेंट है इनके इलेक्शन के टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे चैलेंज कर देंगे कि ये गलत हुआ है। नेक्स्ट है, The principle of election used in vice president's election is proportional representation by means of a single transferable vote. जैसा प्रेसिडेंट के केस में जो इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, वही प्रक्रिया इसमें यूज की जाती है। और इसमें जो वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। जैसे हम लोग ईवीएम के थ्रू करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता है, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, पर्चियों के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग डिसीजन देगी। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पाया जाता है, कोई चैलेंज करता है कि कोई डिस्प्यूट्स हैं, कुछ किसी झगड़े हैं, तो उसमें जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो फाइनल होगा, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में था। तो ये हमने पढ़ा इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो सकती थी, वो हमने इसमें डिस्कस की हैं। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए जो कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन, सबसे पहली बात वो भारत के नागरिक होने चाहिए, एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। कैन क्वालिफाई, एन इंडियन सिटीजन कैन क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफ ही इज 35 ईयर्स ओल्ड और मोर। कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन जो पहला पॉइंट है ये प्रेसिडेंट के लिए भी थी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। चलिए तो सेम हो गया। आगे है, अनदर क्वालिफिकेशन फॉर अ कैंडिडेट टू रन फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। प्रेसिडेंट के केस में ये लोकसभा मेंबर था कि वो क्वालिफाई होने चाहिए वो कैंडिडेट टू बी अ लोकसभा मेंबर। और यहां पर ये क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको बता दिया जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो पार्लियामेंट का एक हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा में से जो राज्यसभा है, उसके जो चेयरमैन होते हैं उस राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वो क्वालिफाई होने चाहिए टू बी इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, नहीं, लोकसभा के स्पीकर अलग होते हैं और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। बट जो इंसान वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। आगे आर्टिकल में ये बात कही गई है, आर्टिकल नंबर बताएंगे आगे, और उसमें ये आगे डिस्कस भी करेंगे ये पॉइंट, लेकिन फिलहाल मैंने आपको याद करने के लिए ये चीज बता दी। आगे क्या है, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी हेल्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के पास भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब या ऐसी कोई गवर्नमेंट एंटिटी में के वो पार्ट नहीं होने चाहिए जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं ओथ या अफर्मेशन। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट दिलाते हैं ओथ, या फिर प्रेसिडेंट अगर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दें तो वो दिलाएंगे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ। वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये ओथ लेते हैं, स्वेयर करते हैं, कसम खाते हैं। इसका मतलब होता है, स्वेयर का मतलब कसम खाना, कि टू बियर ट्रू फेथ रखेंगे, एलिजियंस टू रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, और फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं इंडिया में? एज इन केस इन प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल का ही टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का भी। फ्रॉम द डेट ही एंटर्स हिज ऑफिस, उस डेट से, जिस डेट से वो ऑफिस का कार्यभार संभालते हैं, उस डेट से 5 साल तक के लिए। हाउएवर वो रिजाइन कर सकते हैं 5 साल से पहले। अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। ये देखिए, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है अपना, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है
तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, ये याद रखिएगा। और डेजिग्नेशन और वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? अगर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने अपना डेजिग्नेशन दे दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, पोस्ट खाली हो जाएगी। और क्या रीजंस हो सकते हैं अगर वैकेंसी क्रिएट होने का, पोस्ट खाली होने का? व्हेन ही कंप्लीट्स हिज टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के इन्होंने टर्म कंप्लीट कर लिया तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। व्हेन ही रिजाइंस, व्हेन ही इज रिमूव्ड, अगर उन्हें हटा दिया जाए या उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर किया जाए कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स हो गए कि वो उनका वैकेंसी कब क्रिएट हो सकती है। हमने इसमें पढ़ा 5 तरीके से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है और 5 साल का इनका टर्म होता है। और हमने क्या पढ़ा, ये रेजिग्नेशन देंगे अपना प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट की बात करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब के लिए इम्पीचमेंट की, महाअभियोग की पूरी एक प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं है इम्पीचमेंट की। राज्यसभा सिंपली एक रेजोल्यूशन पास करेगी मेजॉरिटी के साथ, और अगर ये लोकसभा के द्वारा अग्री हो किया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए, इनको हटाने के, इम्पीचमेंट के लिए। और दूसरी चीज, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके लिए जो इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड दिया गया है वो दिया गया है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्राउंड है इम्पीचमेंट के लिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये ग्राउंड नहीं है। इन्हें सिंपली एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है 14 दिन का नोटिस देकर, मेजॉरिटी उसे पास करती है और लोकसभा उस पर एग्री हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की प्रोसेस अलग है, वो प्रेसिडेंट वाली वीडियो में जाकर देखिएगा आप। ओके, ये अलग है, ये इससे बहुत सिंपल है, फॉर्मल नहीं है, वो फॉर्मल है। इंपीचमेंट के बाद आगे बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। वही जो प्रेसिडेंट में कंडीशन थी कि उन्हें जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है, ही मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ना तो वो किसी स्टेट असेंबली के मेंबर हो या ना ही वो किसी पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हो। अगर कोई ऐसा पर्सन इलेक्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट तो उन्हें वो सीट खाली करनी पड़ती है। अगर वो कहीं के एमपी हैं तो वो एमपी की सीट छोड़नी पड़ेगी वाइस प्रेसिडेंट में एज की पोस्ट संभालने के लिए। कब? ऑन द डेट ही एंटर्स ऑफिस, जिस डेट में वो ऑफिस में एंटर करते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन वही है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो फंक्शंस और पावर्स की बात करें तो ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इन हिज कैपेसिटी हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएंगे राज्यसभा के। तो क्या लिखा है, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब ऑटोमेटिकली ही चेयरमैन हो जाएंगे राज्यसभा के जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट है। अब इस कैपेसिटी में जो उनकी पावर्स और फंक्शंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। जो पावर्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर के पास होती हैं वही पावर्स और फंक्शंस होते हैं इनके राज्यसभा में। इन दिस एस्पेक्ट ही रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। ये चीज सिमिलर है अमेरिकन लेजिस्लेचर में। वहां भी एक हाउस होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, अमेरिका का। तो ये समझ आ गया। आगे देखते हैं, ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। हमने प्रेसिडेंट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। तो यही इसमें लिखा है कि ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट जब भी एक वैकेंसी अकर्स होती है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, रिमूव किए जाते हैं या डेथ हो जाती है उनकी या कोई और रीजन से, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट।
ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। अब इस इसमें कंडीशन आ गई कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार सिर्फ 6 महीने तक संभाल सकते हैं, विद इन विच, और उसी समय में एक न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। फर्दर, व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज, और अगर प्रेसिडेंट अनेबल है डिस्चार्ज करने को इस ड्यूटीज, वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से प्रेसिडेंट का कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, या उनकी एब्सेंस में, या फिर वो बीमार हैं, या कोई और रीजन है, तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते हैं उनके फंक्शन जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभालते। नॉर्मली अगर एब्सेंस है, कोई इलनेस है, तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जितने टाइम के लिए वो इलनेस में है, बीमार है या एब्सेंस है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया है, रिमूव कर दिए गए हैं, उनका रिजाइन हो गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है या डेथ हो गई है, तब वाइस प्रेसिडेंट जो एक्ट करेंगे उसकी एक लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो है 6 महीने की। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे और नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे। तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है एक वाइस प्रेसिडेंट का एज अ प्रेसिडेंट एक्ट होने के लिए, वो सिर्फ 6 महीने है। आगे देखते हैं, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, दैट इज दे कंटिन्यू टू रिमेन फोर्स। देखिए, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हुआ, जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। मतलब वॉइड मतलब खाली, उसे बता दिया गया कि नहीं, ये इलेक्शन सही नहीं है, इसे आप रद्द कीजिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो वहां से उस पोस्ट से हट जाएंगे। लेकिन जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने जो डिसीजन लिए, जो निर्णय लिए गए, वो खत्म नहीं होंगे, वो इम्पैक्ट में रहेंगे, वो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिए, इलेक्शन वाइड हो गया तो उनके जो डिसीजन लिए गए हैं, जो निर्णय हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो चलते रहेंगे। तो लिखा है कि एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। While acting as president or discharging the function of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of the Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by deputy chairman of Rajya Sabha. जब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का कार्यभार संभाल रहे होंगे, जब वो प्रेसिडेंट बन गए होंगे उस टाइम पीरियड के लिए, तब उस समय में वो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार नहीं संभाल सकते, वो वाली पोस्ट खाली हो जाती है एक तरह से, या फिर वो चेयरमैन नहीं हो सकते उस टाइम राज्यसभा के। उस टाइम वो राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा या चेयरमैन कौन हो जाएगा राज्यसभा का? जो भी डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो एक्ट करेंगे एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? तो एक बार में एक पर्सन एक ही पोस्ट होल्ड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड हैं वाइस प्रेसिडेंट से। क्या है? आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के। नेक्स्ट आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएंगे, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, मतलब राज्यसभा के, और उन्हें कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। फिर आर्टिकल 65 कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज करेंगे इनके फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे ही आर्टिकल 66 है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 66 जो बताता है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर, दोनों मेंबर्स दोनों हाउसेस के, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे मेंबर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या फिर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट के। ये आर्टिकल 66 कहता है। 67 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 68 वैकेंसी क्रिएशन के बारे में बताता है, और 69 जो है आपका ओथ और अफर्मेशन की। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल नंबर 63, 64 और 66, ये याद रखिएगा। बाकी आप जो है पढ़कर जाइएगा एक बार एग्जाम में, ये वाले इंपॉर्टेंट है 63, 64 और 66। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी गवर्नर पर, इंडियन पॉलिटी से, इसके 3rd लेक्चर होगा गवर्नर पर।
जल्दी मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को रिपीट मोड में देखिए। थैंक यू।